नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर पर। साथियों, हम लोग बात कर रहे थे यूरोप महाद्वीप के बारे में, और यूरोप महाद्वीप के पठारों के विषय में हम लोग कल तक चर्चाएं कर चुके थे। साथियों, आज हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप के पर्वतों के बारे में। तो यूरोप के पर्वत, ठीक है। और यूरोप के पर्वतों में बात करें तो यूरोप के पर्वतों में सबसे पहले हमारे सामने एक पर्वत निकल कर आता है। इसी पर्वत को आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर होगा आल्पस पर्वत, ठीक है। इस आल्पस पर्वत के विषय में बात करें तो इस आल्पस पर्वत का जो विस्तार है वो फ्रांस से लेकर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारे पास फ्रांस। और इस फ्रांस में फ्रांस से स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा होते हुए ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से हंगरी, ऑस्ट्रिया से हंगरी तक इस पर्वत श्रेणी का विस्तार हम लोगों को मिलता है। ये जो पर्वत है, इसी पर्वत को आप किसके नाम से जानते हो? आल्पस पर्वत के नाम से। जो कि यह पर्वत यूरोप महाद्वीप का सबसे लंबा, यूरोप महाद्वीप का सबसे लंबा व यूरोप महाद्वीप पूर्ण रूप से यूरोप में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है। साथियों, इस पर्वत की जो ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसी पर्वत चोटी को कहा जाता है माउंट ब्लॉक। क्या नाम है इसका? माउंट ब्लॉक। और इस माउंट ब्लॉक के बारे में बात करें तो ये आपको कहां पर मिलती है? माउंट ब्लॉक, जो कि ये आल्पस पर्वत पर अवस्थित है। और आपको याद रखना है, यह पूर्णतः यूरोप में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पूर्णतया यूरोप में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पूर्णतया यूरोप में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नाम क्या है इस पर्वत चोटी का? तो आपका आंसर होगा माउंट ब्लॉक। और ये जो पर्वत है, इसी पर्वत को आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर है आल्पस पर्वत। तो ये जो पर्वत है, इसे ही आप किसके नाम से जानते हो? आल्पस पर्वत, ठीक है। वहीं इस आल्पस पर्वत के आगे हम लोग बात करते हैं तो आल्पस पर्वत से आगे आपको एक और पर्वत देखने को मिलता है, जिसका विस्तार स्लोवेनिया से, कहाँ से? स्लोवेनिया से अल्बानिया तक है। तो यहाँ पर साथियों आपको ये एक पर्वत देखने को मिलता है। इसी पर्वत को हम किसके नाम से जानेंगे? जो स्लोवेनिया से अल्बानिया तक आपको ये जो पर्वत दिख रहा है, इसी पर्वत को साथियों किसके नाम से जानते हैं? तो ये जो पर्वत है, ये है आपके पास दिनारिक आल्पस। नाम क्या है इस पर्वत का? तो आपका आंसर होगा दिनारिक आल्पस। दिनारिक आल्पस पर्वत, जो इसी आल्पस पर्वत का ही अग्रभाग है, ठीक है। ऐसे पर्वतों में दोस्तों आपको एक और पर्वत देखने को मिलता है, जिसका विस्तार दक्षिणी अल्बानिया से लेकर ये ग्रीस तक है। तो ये जो पर्वत श्रेणी आपको दिखाई दे रही है, इसी पर्वत को किसके नाम से जाना जाता है? तो ये है हमारे पास पिंडस पर्वत। पिंडस पर्वत। और इस पिंडस पर्वत को
ग्रीस की रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा गया है? ग्रीस की रीढ़ कहा जाता है। ये दोनों जो पर्वत है ये मूलतः इसी आल्पस पर्वत का ही अग्रभाग है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे पर्वतों में दोस्तों बात करें, वहीं ये जो आल्पस पर्वत है, इस आल्पस पर्वत से राइन नदी, रोन नदी और पो नदी का उद्गम होता है। कौन कौन सी नदियां यहाँ से निकलती हैं? राइन, रोन और पो नदियां यहाँ से होकर निकलती है, आल्पस पर्वत से होकर निकलती है। तो ये जो पर्वत है, इसी पर्वत को आप किसके नाम से जानते थे? आल्पस पर्वत के नाम से। आगे बढ़ते हैं। ऐसे पर्वतों में हमें एक और पर्वत देखने को मिलता है, जिसे आप किसके नाम से जानोगे? तो यहाँ पर आपको साथियों ये चेक गणराज्य, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया में होते हुए इस तरीके से हमें ये एक चंद्राकार पर्वत मिलता है, या यूं कहा जा सकता है अर्ध चंद्राकार श्रेणी में ये जो पर्वत दिखता है, इसी पर्वत को दोस्तों आप किसके नाम से जानते हो? तो यही पर्वत है जिसे कहा जाता है कॉर्पेथियन पर्वत। क्या नाम है? कॉर्पेथियन। और ये है आल्पस। ठीक है, तो ये जो पर्वत है, इसी पर्वत को आप किसके नाम से जानते हो? कॉर्पेथियन। इस कॉर्पेथियन पर्वत का विस्तार चेक गणराज्य, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और इसका कुछ भाग आपको सर्बिया में भी मिल जाता है। इस पर्वत का आकार आप देख पा रहे हैं कैसा है साथियों? तो अर्धचंद्राकार पर्वत का नाम क्या है? कॉर्पेथियन पर्वत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस कॉर्पेथियन पर्वत का अग्रभाग आपको यहाँ पर चेक गणराज्य में एक छोटा सा पर्वत देखने को मिलता है। इसी पर्वत को साथियों आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर होगा टेट्रा पर्वत। क्या नाम है इसका? टेट्रा पर्वत। ठीक है, और इस टेट्रा पर्वत के बारे में बात करें तो टेट्रा पर्वत जो कि कॉर्पेथियन पर्वत का ही क्या है? अग्रभाग है। ऐसे पर्वतों में साथियों आपको एक और पर्वत देखने को मिलने वाला है, जो स्पेन, इधर ये जो देश है ये है स्पेन, और स्पेन के बाद इधर आपको ये मिलता है जिसे बोला जाता है फ्रांस। और इन दोनों देशों की सीमा पर आपको ये जो पर्वत दिखाई दे रहा है, इसी पर्वत को किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा पिरेनीज। तो ये जो पर्वत है, इसी पर्वत को हम किसके नाम से जानते हैं? पिरेनीज पर्वत। इस पर्वत के विषय में बात की जाए तो ये जो पर्वत है आप देख पा रहे होंगे, यह फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाता है। एक तो बात है ये। दूसरी चीज, इस पर्वत से गारोन नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी निकल रही है? ये गारोन नदी का उद्गम होता है। ऐसे पर्वतों में आपको एक पर्वत स्पेन के उत्तरी भाग में मिलता है। इसी पर्वत को आप किसके नाम से जानते हो? तो ये जो पर्वत है इसे कहा जाता है कैंटाब्राइन। कैंटाब्रायन पर्वत। और ये जो पर्वत है ये कहाँ पर मिलता है साथियों? तो आपका आंसर होगा स्पेन के उत्तरी भाग में। और इस पर्वत से भी एक नदी होकर निकलती है, जो इस तरीके से लॉरेंस की खाड़ी में आकर अपना मुहाना, या भूमध्य सागर में आकर अपना मुहाना बना देती है। इसी नदी को कहा जाता है इब्रो नदी। कौन सी? जो स्पेन की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ऐसी
पर्वत श्रेणियों में साथियों हमने यहाँ पर ये एक पठार के बारे में बात की थी स्पेन के अंदर, जिसे कहा जाता है सेंट्रल मसेठा का पठार। और इस सेंट्रल मसेठा के पठार में आपको ये एक पर्वत मिलता है। इसी पर्वत को क्या कहा गया है? तो आपका आंसर होगा केंद्रीय कोर्डिलेरा। क्या कहा जाता है इसे? केंद्रीय कोर्डिलेरा या सेंट्रल कोर्डिलेरा। केंद्रीय कोर्डिलेरा क्या कहा गया इसे? केंद्रीय कोर्डिलेरा, जो सेंट्रल मसेठा के पठार को दो भागों में विभाजित कर देती है। दोस्तों, इस केंद्रीय कोर्डिलेरा से भी एक नदी होकर निकलती है जो अटलांटिक महासागर में आकर अपना मुहाना बनाती है। इसी नदी को कहा जाता है टेक्स नदी। किसके नाम से जानते हैं इसको? टेक्स नदी के नाम से। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपने ये जितने भी पर्वत देखे हैं, इनमें आप एक पर्वत श्रेणी यहाँ पर देखेंगे। साथियों, ये जो पर्वत आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर्वत को कहा जाता है ओसजेस पर्वत। क्या कहा जाता है? ओसजेस पर्वत या ओसजिस पर्वत। और इस ओसजिस पर्वत के दक्षिण में फ्रांस में ही आपको यहाँ मिलता है, ये है जूरा पर्वत। कौन सा पर्वत? और ये है ओसजिस पर्वत। ये दोनों जो पर्वत हैं, ये हमें कहाँ पर मिलते हैं? तो आपका आंसर होगा फ्रांस के अंदर। दोस्तों, नाम क्या है इन पर्वतों का? तो ये तो है जूरा पर्वत, ठीक है। और जूरा पर्वत के बाद में ये जो पर्वत आप देख रहे हो, इसी पर्वत को आप किसके नाम से जानोगे? तो ओस जिस पर्वत, ठीक है। ये दोनों जो पर्वत हैं, ये कहाँ पर मिलते हैं हमें? तो आपका आंसर हो जाता है, कहाँ पर है ये? फ्रांस के अंदर, ठीक है। इस ओसजिस पर्वत के पूर्व में हमें जर्मनी के अंदर ये एक पर्वत दिखाई दे रहा है। इसी पर्वत को कहा जाता है ब्लैक फॉरेस्ट। क्या कहा जाता है? ब्लैक फॉरेस्ट। इसी ब्लैक फॉरेस्ट से डेन्यूब नदी का उद्गम होता है। तो ये जो पर्वत है, इसी पर्वत को किसके नाम से जानोगे आप? ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। जिससे कौन सी नदी होकर निकलती है? तो आपका आंसर होगा डेन्यूब नदी। और इस तरीके से साथियों, आपको ये जितने भी पर्वत देखने को मिल रहे हैं, ये सभी पर्वत नवीनतम वलित पर्वत हैं। एक तो बात है ये। दूसरी चीज, इन सभी पर्वत श्रेणियों का निर्माण यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के अभिसरण से हुआ है। अभिसरण का मतलब दो प्लेटों का एक दूसरे की ओर निरंतर आगे बढ़ना, ठीक है। तो यूरेशियन और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतों के टकराने से जो पर्वत श्रेणियां बनी हैं, यही पर्वत श्रेणियां हैं जो नवीनतम वलित पर्वतों के उदाहरण हैं, ठीक है। इन पर्वतों में सबसे महत्वपूर्ण जो पर्वत है, वो है आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत के सबसे ऊंचे पर्वत चोटी माउंट ब्लॉक है, जो पूर्णतया यूरोप में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दोस्तों, इस आल्पस पर्वत के विषय में बात करें तो आल्पस पर्वत पर शुष्क व गर्म पवन फोन चलती है, जो इस आल्पस पर्वत की बर्फ को पिघला देती है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे पर्वतों में साथियों हमें एक और पर्वत देखने को मिलने वाला है। देखो, यहाँ पर ये जो पर्वत है हमारे पास, इसी पर्वत को तो हमने क्या नाम दिया था? कॉर्पेथियन पर्वत। अब देखो, ये जो सागर हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है हमें, इसी सागर को तो आप किसके नाम से जानते हो? काला सागर के नाम से। ये जो पर्वत है, इसी पर्वत को तो हम किसके नाम से जानेंगे? कॉर्पेथियन। ये तो है
एक और पेथियन पर्वत और ये था हमारे पास कौन सा, टेट्रा पर्वत। ठीक है, अब देखो ये जो सागर आपको दिखाई दे रहा है, इसी सागर को आप किसके नाम से जानते हो, तो इसे कहा जाता है काला सागर। क्या कहा गया इसे, काला सागर। काला सागर। और इस काला सागर के बाद आपको इधर ये जो झील दिखाई देती है, इसी झील को कहा जाता है कैस्पियन सागर। क्या कहा गया इसे, तो ये है आपके पास कैस्पियन सागर। ठीक है, और इस तरीके से इस काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य में आपको एक पर्वत देखने को मिलता है। इसी पर्वत को किसके नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा काकेशक पर्वत। तो ये जो पर्वत है, इसी पर्वत को हम किसके नाम से जानते हैं, काकेशक पर्वत। ये भी नवीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है। और काकेशक पर्वत जो काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य में है, वहीं यह पर्वत श्रेणी यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के मध्य प्राकृतिक रूप से सीमा का निर्धारण भी करती है। वहीं इस काकेशक पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रुस है। इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है साथियों, तो आपका आंसर होगा माउंट एल्ब्रुस। ठीक है, जो आपको याद रखना है, यह माउंट एल्ब्रुस जो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, ये यूरोप की क्या है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसी पर्वत चोटी को जो कि क्या नाम है इसका, माउंट एल्ब्रुस यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। काकेशक पर्वत पर स्थित है। काकेशक नवीनतम वलित पर्वत है जो काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य में स्थित है, और ये एशिया और यूरोप महाद्वीप के मध्य प्राकृतिक रूप से सीमा का निर्धारण भी करता है। ऐसे पर्वतों में साथियों आपको एक और पर्वत यहाँ पर मिलता है। ये जो पर्वत श्रेणी है, इसी पर्वत को कहा जाता है एपिनाइन, जो कि कहाँ पर मिलता है ये आपको, तो आपका आंसर होगा इटली में। पर्वत का नाम क्या है, तो इसी पर्वत को बोलेंगे हम एपी 9। ठीक है, और ये जो पर्वत है, इस पर्वत से एक नदी होकर निकलती है, जो इस तरीके से यहाँ से निकलकर भूमध्य सागर में जाकर अपना मुहाना बनाती है। नदी का नाम है टिबेर नदी। इसी टिबेर नदी पर वेटिकन सिटी स्थित है। कौन सा शहर स्थित है इस पर, कौन सा देश है, वेटिकन सिटी स्थित है, जो विश्व का सबसे छोटा देश भी है। ऐसे पर्वतों में हमें एक और पर्वत मिलता है जो इंग्लैंड में स्थित है। इसी पर्वत को आप किसके नाम से जानोगे, तो ये जो पर्वत है, यह है साथियों आपके सामने पेनाइन। क्या नाम है इस पर्वत का, पेनाइन। पे 9 पर्वत, जो कि हमें ये कहाँ पर मिलता है, इंग्लैंड में। दोस्तों, ये पेनाइन पर्वत खनिज भंडार और कोयले के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए फेमस है ये,
खनिज भंडार और कोयले के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इंग्लैंड के अधिकांश जो औद्योगिक प्रदेश है वो इसी पेनाइन पर्वत श्रेणी के आसपास स्थित है, क्योंकि इसी पर्वत श्रेणी से उन उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति होती है। यह पर्वत श्रेणी यूरोप महाद्वीप में ही नहीं अपितु विश्व में भी कोयले के भंडारों के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे पर्वतों में साथियों आपको एक और पर्वत मिलता है। ये जो पर्वत है जिसका विस्तार नॉर्वे और स्वीडन में है। कहाँ पर है? नॉर्वे और स्वीडन में है। ये जो पर्वत है, इसी पर्वत को आप किसके नाम से जानते हो? तो आपका आंसर होगा स्कैंडिनेवियन पर्वत। स्कैंडिनेवियन पर्वत जो नॉर्वे व स्वीडन की सीमा पर स्थित है। ठीक है। इस स्कैंडिनेवियन पर्वत को ही जेलेन पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। क्या भी कहा जाता है इसे? जेलेन पर्वत भी इसे ही कहा जाता है। इस बात को याद रखना है। स्कैंडिनेवियन जो कि यूरोप महाद्वीप का प्राचीन वलित पर्वत है, और प्राचीन वलित पर्वत होने के कारण यह भी खनिज भंडारों की दृष्टि से प्रसिद्ध है। ये जो पर्वत है, यह पर्वत स्कैंडिनेवियन या जिसे हमने नाम दिया था फिनो स्कैंडिनेवियन पठार में स्थित है। किसमें स्थित है ये? फिनो स्कैंडिनेवियन पठार में स्थित है। और इस तरीके से ये थे यूरोप महाद्वीप के पर्वत। तो यूरोप के ये जो पर्वत है, इनमें से आप एक देखते हैं आल्प्स पर्वत, जो कि इस आल्प्स पर्वत का जो विस्तार है वो कहाँ मिलता है? तो आपका आंसर होगा फ्रांस। ठीक है। फ्रांस के बाद में स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के बाद में मिलता है आपको ऑस्ट्रिया। ठीक है। ऑस्ट्रिया के बाद में स्लोवेनिया, स्लोवेनिया में है। ठीक है। वहीं इस पर्वत श्रेणी के बारे में बात करें तो यह नवीनतम वलित पर्वत है। ठीक है। इस पर्वत का निर्माण यूरेशियन व अफ्रीकन प्लेट के अभिसरण से निर्मित है। ठीक है। यूरेशियन व अफ्रीकन प्लेट के अभिसरण से इस पर्वत का निर्माण हुआ है। वहीं ये जो पर्वत है, यह यूरोप का सबसे लंबा पर्वत है। ठीक है। और इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है कौन सी? माउंट ब्लॉक, जो पूर्णतः यूरोप में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है। तो इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट ब्लॉक है, जो पूर्णतया यूरोप में स्थित सबसे ऊंची
चोटी है। ठीक है, जो पूर्णतः यूरोप में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये जो पर्वत श्रेणी है ये लोहा अयस्क के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, साथ में ही इस पर्वत से कौन कौन सी नदियां होकर निकलती है, तो राइन, कौन सी नदी, राइन, रोन व पो नदी का उद्गम होता है। राइन, रोन व पो नदी का उद्गम होता है। वहीं इसी पर्वत पर आपको पता है शुष्क व गर्म पवन, क्या नाम है उसका, फोन चलती है जो इसकी बर्फ को क्या कर देती है भाई, पिघला देती है, पिघला देती है। तो ये जो पर्वत है ये तो है कौन सा, आल्पस पर्वत। इसके बाद में ऐसे पर्वतों में हमने एक और पर्वत के बारे में बात की थी, नाम था कैंटाब्रायन पर्वत, जिसकी स्थिति थी उत्तरी स्पेन में, और इससे इब्रो नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी, इब्रो नदी का उद्गम। ठीक है, ये भी नवीनतम वलित पर्वत है, नवीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, साथ में इस पर्वत का निर्माण भी किससे हुआ है, तो आपका आंसर होगा यूरेशियन व अफ्रीकन प्लेट के अभिसरण से निर्मित है। ठीक है, से निर्मित। ऐसे पर्वतों में हमने एक और पर्वत के बारे में बात की थी, पर्वत का नाम है पिरेनीज, पिरेनीज, और ये आपको पता है फ्रांस व स्पेन की सीमा बनाता है, फ्रांस व स्पेन की सीमा बनाता है। ठीक है, और इससे कौन सी नदी होकर निकलती है, तो आपका आंसर होगा गारोन नदी। कौन सी, तो गारोन नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इसके बाद में ऐसे पर्वतों में साथियों हम लोगों ने एक और पर्वत के बारे में बात की थी, पर्वत का नाम है क्या, तो आपका आंसर होगा एपी 9, एपी 9 पर्वत। और ये जो पर्वत है ये कहाँ पर है, इटली में। कहाँ पर मिलता है ये, इटली में। इसी पर्वत से तिबेर नदी का उद्गम होता है। और साथ में ये जो पर्वत श्रेणी है, तो ये पर्वत श्रेणी अंगूरों की कृषि के लिए भी प्रसिद्ध है, अंगूरों की कृषि के लिए क्या है साहब, प्रसिद्ध। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे पर्वतों में हमने एक और पर्वत के बारे में चर्चा की थी, नाम था दिनारिक आल्पस। कौन सा, तो ये जो पर्वत है ये है दिनारिक आल्पस, जिसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो
स्लोवीनिया से बुल्गारिया तक, और यह आल्पस पर्वत का ही क्या है, अग्रभाग है। इसके बाद में हमने एक और पर्वत के बारे में बात की थी, पिंडस पर्वत। कौन सा? जिसका विस्तार दक्षिणी बुल्गारिया से ग्रीस तक है। कहाँ तक है भाई? ग्रीस तक। ठीक है। इसे ग्रीस की रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्रीस की रीढ़ कहा जाता है। ठीक है। ऐसे पर्वतों में अगर बात करते हैं तो ऐसे पर्वतों में एक मिलता है आपको कोरपेथियन पर्वत। कोरपेथियन पर्वत, इस कोरपेथियन पर्वत का जो विस्तार है वो आपको कहाँ पर मिलता है? तो चेक गणराज्य, पोलैंड, ठीक है, चेक गणराज्य, पोलैंड, हंगरी, सर्बिया। ठीक है। और इसका आकार कैसा है? तो अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। ठीक है। ये भी आल्पस पर्वत का ही अग्रभाग है। आल्पस पर्वत का अग्र भाग है। ठीक है। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, टेट्रा इसी पर्वत का हिस्सा है। टेट्रा पर्वत इसी का भाग है। ठीक है। ऐसे पर्वतों में साथियों हम और बात करते हैं तो हमने ऐसे पर्वतों में एक पर्वत पड़ा है, नाम है जूरा पर्वत। जूरा पर्वत जो कि कहाँ पर मिलता है आपको? ये फ्रांस में। ठीक है। औस जिस पर्वत, ये भी आपको कहाँ मिलने वाला है? फ्रांस। इसके बाद में हॉर्ज पर्वत, ये मिलता है आपको जर्मनी में। कहाँ पर है ये? जर्मनी। और इसके बाद अगर बात करते हैं तो ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, ये भी कहाँ पर है? जर्मनी में। ठीक है। और इसी ब्लैक फॉरेस्ट से आपको पता है कौन सी नदी होकर निकल रही है? तो आपका आंसर होगा डेन्यूब नदी। कौन सी भाई? तो डेन्यूब नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी निकलती है यहाँ से? डेन्यूब नदी का उद्गम होता है। ऐसे पर्वतों में एक और पर्वत हम लोगों ने बात की थी जिसका नाम है पेनाइन पर्वत। और ये जो पर्वत है ये कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा इंग्लैंड, या जिसे आप ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जानते हो। और यह जो पर्वत है ये धात्विक धातु व कोयला भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। ऐसे पर्व कैस्पियन सागर के मध्य में स्थित है। और इसी पर्वत श्रेणी के बारे में बात करते हैं तो ये जो पर्वत है इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, इसकी सबसे ऊंची पर्वत
चोटी माउंट एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस है जो जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये थे यूरोप महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। इससे आगे हम लोग बात करते हैं यूरोप महाद्वीप के मैदानों के बारे में। यूरोप के मैदान, ठीक है। तो यूरोप महाद्वीप के मैदानों के बारे में चर्चा करें तो साथियों, आपको इस यूरोप महाद्वीप में एक मैदान मिलता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, देखो हमने यहाँ पर ये एक पर्वत के बारे में बात की थी। इसी पर्वत को आप किसके नाम से जानते हो? तो ये जो पर्वत है, इसी पर्वत को कहा गया था आल्पस पर्वत। और इस आल्पस पर्वत के दक्षिण में यहाँ पर ये जो मैदान है, यह मैदान पो नदी द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? पो नदी द्वारा निर्मित मैदान है। और इस पो नदी द्वारा निर्मित ये जो मैदान है, इसी मैदान को साथियों किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा लंबोर्डी का मैदान। ये जो मैदान है, इसी मैदान को आप किसके नाम से जानोगे? तो ये है लंबोर्डी का मैदान। क्या नाम है इस मैदान का? लंबोर्डी का मैदान, ठीक है। और ये पो नदी द्वारा निर्मित मैदान है। पो नदी द्वारा। इसकी दो तीन बातें हैं जो आप याद रखेंगे। एक तो पो नदी द्वारा निर्मित है, निर्मित मैदान है। दूसरा ध्यान रखेंगे, इस मैदान को यह चावल की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। कृषि के लिए प्रसिद्ध, ठीक है। इसके बाद में हमने एक और पर्वत के बारे में बात की थी, जिसका विस्तार कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये जो पर्वत है, इसी पर्वत को कहा जाता है कॉर्पेथियन पर्वत। और इस कॉर्पेथियन पर्वत के पूर्व में आपको ये जो मैदान दिख रहा है, इसी मैदान को किसके नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा गया है हंगरी का मैदान। तो ये जो मैदान आपको दिख रहा है, इसी मैदान को किसके नाम से जानते हैं? हंगरी का मैदान, ठीक है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से लेकर ये जो पूरा का पूरा मैदानी भाग हम लोगों को नजर आता है, इसी मैदान को आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर होगा स्टेपीज। क्या नाम है इस मैदान का? स्टेपीज, जिसका विस्तार आपको यूरोप के साथ साथ एशिया महाद्वीप में भी मिलता है, अर्थात यह यूरेशिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये मैदान? यूरेशिया में स्थित है, ठीक है। इसी मैदान को आप किसके नाम से जानते हो? तो आपका आंसर होगा स्टेपीज। क्या नाम है इसका? स्टेपीज, ठीक है। ये जो मैदान है, इसे ही बोला जाता है
स्टेपीज मैदान, और ये जो स्टेपीज मैदान है यह शीतोष्ण कटिबंधीय, कैसा है ये, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ध्यान रखेंगे यह मैदान गेहूं की फसल, गेहूं की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वहीं इस मैदान में चरणोजम मृदा पाई जाती है। साथ में इस प्रकार के मैदानों में ऊंची ऊंची घासें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ऊंची ऊंची घासें पाई जाती है, किंतु वृक्षों का अभाव पाया जाता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों यूरोप महाद्वीप के मैदान और यूरोप महाद्वीप के पर्वत। इससे पहले हम यूरोप महाद्वीप के पठारों पर बातें कर चुके थे। साथियों, यूरोप महाद्वीप में डेजर्ट मरुस्थल का अभाव है और इसी वजह से इसे मरुस्थल विहीन महाद्वीप भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न किया जाए निम्न में से किस महाद्वीप के अंदर मरुस्थल की समस्या न्यूनतम पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा क्या? यूरोप महाद्वीप। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद। कल हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की नदियां और यूरोप महाद्वीप की झीलों के बारे में। दोस्तों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।